हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइनिंग। सो बच्चों, इसकी बहुत लंबी कहानी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइनिंग की। इस चैप्टर को आप अपनी बुक से भी अच्छे तरीके से रीड करना और इस वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है? आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, वो सारे ही टॉपिक मैंने कैरी किए हैं, ठीक है? आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। अच्छे से समझते रहिएगा, डेफ़िनेशन को समझिएगा और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है? देखिए बच्चों, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइनिंग? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइनिंग ये जो चैप्टर हमारा इस बुक में रखा गया है, वो हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझना है और एक कंट्री और है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, हमें उसके पर्सपेक्टिव से भी समझना है, ठीक है? कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, ठीक है? वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। साउथ अफ्रीका की कहानी आप बुक में पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है कंट्री, जिस तरीके से इंडिया गुलाम था, इस तरीके से ही साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। बट इंडिया और साउथ अफ्रीका की दोनों की कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंट थी कि इंडिया के अंदर जो अंग्रेज़ आए थे बेटा, वो पर्टिकुलरली व्यापार करने आए थे, बिज़नेस करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। लेकिन अगर बात करें किसकी, साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग ट्रेड करने आए थे। वो वहाँ पे पर्टिकुलरली उस पे कब्ज़ा ही करने आए थे, तो वो अपनी आर्म्ड फ़ोर्स के साथ पहुँचते हैं, वहाँ पे आर्मी के साथ पहुँचते हैं और वहाँ पे कब्ज़ा करते हैं। बट होता क्या है कि इंडिया के अंदर जो अंग्रेज़ आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, वो व्यापार करते हैं और व्यापार करके नॉर्मली अपना ट्रेड करते हैं और इंग्लैंड लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है साउथ अफ्रीका की कंडीशन में कि वो लोग व्यापार जो है क्या नाम है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्स के साथ आते हैं और उस पे कब्ज़ा करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कहानी है और ब्रिटिशर्स का रूल बहुत लंबे समय तक चलता है ब्रिटेन के साउथ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है? 1994 में जाके जो है साउथ अफ्रीका जो है आज़ाद होगा किससे, ब्रिटेन के एक तरीके से कहेंगे ब्रिटेन के रूल से। और उस रूल की पूरी एक कहानी है, वो आप इस चैप्टर में समझेंगे अच्छे से, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेसिक है, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनिंग। तो जैसे कि हमारे सामने हमें डेफिनेशन दिख रही है बेटा, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आप मुझे बताएँगे अपने वर्ड्स में कमेंट करके, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। मीन्स आपने देखा होगा, मान लीजिए एक स्कूल है या फिर कोई कंपनी है, सभी के अपने क्या होते हैं बच्चे, रूल्स होते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर हमें कंट्री को चलाना है तो हमें क्या चाहिए, रूल्स की नीड होगी। हमें किस चीज़ की नीड होगी? रूल्स की नीड होगी। सो रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। जो एक कंट्री में पीपल रहने वाले पीपल्स हैं, वो सभी एक साथ क्या करें, उन रूल को एक्सेप्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस दैट द रिलेशन अमंग सिटीजन्स एंड ऑल्सो बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स को केवल पीपल्स को फॉलो करना है, नहीं, एज वेल एज सेम गवर्नमेंट के लिए भी ये रूल बनता है कि गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए रूल को एग्जैक्ट जो है फॉलो करना है। इफ़ जो गवर्नमेंट अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो दैट वो क्या उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा या फिर वो गवर्नमेंट को जो है किसी भी तरीके से वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है? आपको मे भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अभी देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है अपार्टहेड। इसको समझना बच्चे क्या है। अब ये अपार्टहेड क्या है, मैं आपको, जैसे मैंने आपको साउथ अफ्रीका की कहानी सुनाई थी, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ बेटा। साउथ अफ्रीका में एक डिस्क्रिमिनेशन था पीपल्स के बीच में। अभी आपको पता है जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के पीपल्स हैं, वो कैसे हैं, गोरे हैं। कैसे हैं बेटा? गोरे, आपको पता है गोरे भी कहते थे। तो बेटा साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था किस चीज़ को लेके बेटा, ब्लैक एंड वाइट। किस चीज़ को लेके? ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। अब जो ब्लैक पीपल हैं बच्चे, वो हैं मेजोरिटी में। किस में है? मेजोरिटी में। और जो वाइट हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो माइनॉरिटी में है। आप देखना, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़े लेवल पे क्या है इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखेंगे कि जो ब्लैक्स का हॉस्पिटल है वो अलग, जो वाइट के हॉस्पिटल है वो अलग, ब्लैक के होटल अलग, वाइट के होटल अलग। तो मतलब इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था किसके बीच में, जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स थे, ब्लैक मेजोरिटी उसमें, और जो ब्रिटेन के लोग वहाँ पे आके रहने लगे थे उनके बीच में, ठीक है? तो अपार्टहाइड सिस्टम उसी को डिफाइन करता है और क्या कहता है,
अपार्टेहाइड वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा बेटा, ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा गया। द सिस्टम ऑफ अपार्टेहाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे? स्किन कलर की जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, जो यहाँ पे लेबल था, वो किस चीज़ को लेके था? स्किन कलर को, कि आप वाइट है और हम लोग ब्लैक हैं। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपार्टेहाइड बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज अपार्टेहाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। बच्चे जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो जाता है एक तरीके से, किसके डिस्क्रिमिनेशन से? ब्रिटेन के डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, 1950 की कहानी है। यहाँ से ही एक नेल्सन मंडेला लाइक गांधी जी के इक्वालिटी, यानी कि गांधी जी को ये अपना एक तरीके से आइडल मानते हैं। और क्योंकि गांधी जी आपको पता है 96 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। आपको याद होगा, कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, कि गांधी जी को जो है रेल के डिब्बे से धक्का दे दिया जाता है। इस तरह की कुछ कहानी है, तो आपने सुना होगा। तो गांधी जी को अपना लीडर मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं नेल्सन मंडेला। क्या नाम है बच्चों? नेल्सन मंडेला, जो कि जो है किसमें बेटा, एक तरीके से साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट में ब्लैक में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और 1964 में ये क्या करते हैं बेटा, जैसे छोटे छोटे प्रदर्शन होते हैं, उन प्रदर्शनों को करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनको जेल में डाल दिया जाता है बच्चे। उस जेल का नाम है रोबन आइलैंड। क्या नाम है? रोबन आइलैंड। आप समझिएगा, जैसा आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखा होगा, कुछ इस तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे जस्ट इसके साइड में, यहाँ पे क्योंकि साउथ अफ्रीका नीचे है सबसे लास्ट में, तो इस जगह पे है रोबन आइलैंड। जैसे आपने इंडिया का नक्शा देखा होगा, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार, जिसे काला पानी की जेल कहा जाता है, सावरकर जी को, मतलब बहुत बड़े बड़े लीडर्स को वहाँ पे बंद करा था ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन की ये पॉलिसी है कि ये सी के अंदर क्या बनाते हैं, एक तरीके से जेल या कैद खाना बनाते हैं, जहाँ पे जितने भी इनके अगेंस्ट बोलने वाले पीपल्स हैं उनको रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कोई पीपल जा भी नहीं सकता इनको बचाने, बिकॉज ऑफ चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो रोबन आइलैंड में रखा जाता है नेल्सन मंडेला को। उसके बाद क्या होता है, नेल्सन मंडेला 1992 में बाहर निकल के आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और 1994 में जो है जीतेंगे। सबसे पहले ब्लैक मेजोरिटी के क्या बनेंगे, वो प्रेसिडेंट बनेंगे। उनका नाम याद रखिएगा। चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड गॉट इट्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत लंबे डिस्क्रिमिनेशन के बाद आखिर में जाके जो है ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज जो है वो हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अब हम लोग इन पे रूल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाम है नेल्सन मंडेला। नॉट ओनली फाइट फॉर फ्रीडम, वो केवल फ्रीडम के लिए फाइट नहीं करते, बट ऑल्सो फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी ब्लैक एंड वाइट पीपल। देखिए उन्हें भी पता है कि यहाँ पे जो वाइट पीपल्स हैं वो ब्रिटेन वापस नहीं जाने वाले, उन्हें भी यहीं पे रहना है। चाहे फिर दोबारा से क्या होगा, अब जैसे ब्लैक ने ब्लैक के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो अब वाइट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनको पता था कि अगर अब लोग ये लोग जीत जाएंगे तब तो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्हें ये सारी कंडीशन का पूरे अच्छे से पता था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा बेटे, उनको पता था कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसलिए वो चाहते थे कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए और ब्लैक और वाइट माइनॉरिटी के पीपल एक साथ सर्वाइव करें। ठीक है, सो along with 7 other leaders, he was sentenced life imprisonment in 1964, daring to oppose apartheid regime. He spent the next 28 years in South Africa, मोस्ट रेडेड प्रिजन रोबन आइलैंड। मैंने अभी आपको बताया पूरी कहानी कि 1964 में इनको कहाँ पे, रोबन आइलैंड नाम की एक जेल में डाल दिया जाता है, और लगभग इनके साथ 7 पीपल्स और होते हैं। ठीक है, और 28 ईयर्स तक सर्वाइव वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद जैसे ये बाहर आते हैं, और आप देखेंगे कि बाहर आते ही सबसे पहले ब्लैक मेजोरिटी के ये क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या है अपार्टेहाइड इन साउथ अफ्रीका। समझिए इसको क्या लिखा है। ब्लैक एंड वाइट नेटिव्स ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका विद आर्म्ड फोर्स। मैंने आपको समझाया था अभी कि आर्म फोर्स के बल पे क्या होता है, साउथ अफ्रीका के ऊपर एक तरीके से ऑक्यूपाइड किया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका बिकेम द लोकल रूलर्स। और देखिए वहाँ पे सेट हो जाते हैं और एक क्या बन जाते हैं, लोकल रूलर्स के रूप में ये वहाँ पे वर्क करते हैं। एक तरीके से वहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट्स,
द सिस्टम ऑफ अपार्टहाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द स्किन कलर। अब क्योंकि वो लोग वहीं पे लाके सर्वाइव करने लगे हैं, तो इसकी वजह से ही क्या होता है, वहाँ पे जो सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि अपार्टहाइड का क्या मीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी ब्लैक्स बैंड अंडर अपार्टहाइड पॉलिसी। याद रखिएगा कि ब्लैक्स को बहुत सारी चीज़ों की जो है क्या थी, अनुमति थी नहीं, परमिशन थी नहीं बेटे। क्या लिखा है, द नॉन वाइट्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब देखिए उन्हीं की कंट्री है और इलेक्शंस होंगे और इन्हीं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एंड दे वर नॉट फॉलो अलाउड टू लिव इन द वाइट एरियाज। और देखिए जहाँ पे वाइट पीपल्स रहते हैं वहाँ पे ब्लैक को रहने तक का भी अधिकार नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं आप कितने बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, सेपरेट्स बनाई गई है। ब्लैक्स की अलग है और वाइट्स की अलग है। दिस वाज नोन एज द सेग्रीगेशन। ये किस नाम से जाना जाता है, सेग्रीगेशन से। क्वेश्चन भी बन जाता है व्हाट इज सेग्रीगेशन। तो इनके बीच में जो बेटा डिफरेंसेस हैं उसी को क्या कहा गया, सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए बहुत जल्दी से आपको मैं आपके लिए ही, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझते रहिएगा। नेक्स्ट लिखा है बच्चे क्या, फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब किस तरीके से, जैसे आपने देखा है इंडिया में कांग्रेस बनती है 1885 में, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी। अब कांग्रेस का मतलब होता है बेटा संगठन, एक ग्रुप। यानी कि ये मत मान लेना इंडियन कांग्रेस है ये, वो कांग्रेस अलग है। ऐसे अमेरिका में भी कांग्रेस है। ठीक है, तो कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, एक ग्रुप। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाइट अगेंस्ट द अपार्टहाइड। याद रखिएगा बेटा, इंडियंस भी वहाँ पे रहते हैं जिनको कलर्ड के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया जो ब्लैक मेजोरिटी है वो अफ्रीकन पीपल्स हैं, जो वाइट माइनॉरिटी है वो ब्रिटेन पीपल है, और यहाँ पे कलर्ड के नाम से भी हैं पीपल जिन्हें कलर्ड कहा गया, वो है बेटा इंडियंस पीपल है। तो इंडियंस किसके साथ है, साउथ अफ्रीका के पीपल के साथ है, तो वो अगेंस्ट में रहते हैं अपार्टहाइड सिस्टम के। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी बनाते हैं लोग, लीड द मूवमेंट। इस मूवमेंट को कौन लीड करती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे चलते हैं। मैनी वर्कर्स यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइन द एएनजी टू अपोज अपार्टहाइड। बहुत सारे कम्युनिस्ट वर्कर्स, यूनियंस, बहुत सारे वर्कर्स अदर कंपनीज के, सेंसिटिव वाइट्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया सेंसिटिव वाइट्स, मतलब वो पीपल्स जो अपार्टहाइड सिस्टम के अगेंस्ट थे वाइट्स में, वो भी क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट में ही वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्या लिखा है। अब देखिए कितना बढ़िया लिखा है, आपकी स्क्रीन पे आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। लिखा है टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका किस तरफ जाएगा, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। और एक कंट्री जिसको 1994 तक इतने नीचे रूप में देखा जाता था, अब उसके एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा कि इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन के साथ रहने वाले पीपल्स को भी एक साथ रहने का अधिकार मिला और वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, सो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल increased, white rulers realized that they could no longer keep the black under their rule, limiting of the blacks। मैंने आपको समझाया कि blacks को और whites के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और blacks ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है, प्रोटेस्ट। तो अब वाइट्स पीपल जो है, वाइट्स माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल्ड करना अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर इन जेल, नेल्सन मंडेला बिकम अ फ्री प्रिजन। और 28 सालों तक जेल में रहने के बाद अब नेल्सन मंडेला क्या हुआ है, जेल से बाहर आ चुके हैं। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, इस डेट को याद रखिएगा बच्चे, न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एमर्ज्ड। एक नए साउथ अफ्रीका का जन्म होता है। द अपार्टहाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे ऑफ फॉर्मेशन ए मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। अब किसका बेटा, जो अपार्टहाइड सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब वो गवर्नमेंट क्या है बच्चे, वो खत्म होने वाली है। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि नेल्सन मंडेला जो है ब्लैक मेजोरिटी के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। The black leader appealed to fellow blacks to forgive the whites for their cruel treatment, and after debates, discussion of 2 years, the blacks and whites sat together and made one of the finest constitution of the world।
2 सालों के डिबेट्स में होने के बाद उसके बाद ये फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचते हैं, एक रूल्ड बुक पे पहुंचते हैं, जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन वाइट पीपल ने ब्लैक के साथ किए हैं उन सबको बुला दिया जाएगा और हम सभी अब एक साथ साउथ अफ्रीका में सर्वाइव करेंगे। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। साउथ अफ्रीका को अब बेटा मॉडल के रूप में देखा जाने लगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे आगे, थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में भी समझ लेते हैं। क्या लिखा है अबाउट नेल्सन मंडेला कि नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड फार साइटेड लीडर ऑफ नेशनल कांग्रेस। जो बेटा नेशनल कांग्रेस बनी है एएनसी, उसके सबसे वाइड स्प्रेड कहेंगे आप, एक तरीके से कह सकते हैं एफिशिएंट, एबल, फार साइटेड, मतलब बहुत दूर तक की सोच रखने वाले व्यक्ति कौन थे, नेल्सन मंडेला। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहाइड रीच इट्स क्लाइमेक्स। इन्हीं के अंडर में रह के जो है हम लोग क्या है बेटा अपार्टहाइड सिस्टम को ख़त्म कर पाए। ड्यू टू द पार्टीशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्टहाइड ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन 1964। आपको पता है अपार्टहाइड सिस्टम के अगेंस्ट में विरोध करते हुए इन्हें 1964 में जेल भी जाना पड़ा और 28 ईयर्स तक इन्होंने वहाँ पे सर्वाइव भी किया। ही स्पेंड द नेक्स्ट 20 ईयर्स इन प्रिजन। इन 1994 ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने अभी आपको बताया 1994 में बच्चे क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट जो है या फर्स्ट ब्लैक मेजोरिटी के प्रेसिडेंट के रूप में। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है ब्लैक कलर आपका रेड कलर में, ऑटो बायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। एक वो बुक ऑटोग्राफी उसे बोला जाता है जो व्यक्ति खुद लिखता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने अपने ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बच्चे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए लंबी लड़ाई या लंबी जो है क्या वॉक। ठीक है, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है बच्चे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाओ कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्या लिखा है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है बच्चे। अभी आप लोगों ने केवल साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा है, वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा। अभी आप पूरा इंडिया के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, क्या क्या कंडीशन रही, सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे। तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड इट फंक्शंस। देखिए हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए और उसको फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, इन सबको बांध के रखेगा। कह रहा है टू डिसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ज्यूरिडिक्शंस हैं उन सबको चलाने के लिए, वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। टू बिल्ड ए गुड सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे तो आप उसको एक अच्छी सोसाइटी बना ही नहीं पाएंगे। टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम एब्यूजिंग इट्स पावर, मतलब क्या है, अगर आप गवर्नमेंट को रूल से नहीं बांधेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे, अपनी मनमानी करेगी। और मनमानी करेगी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कितने तरीके के डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, जैसा आप देखते हैं मोनार्की के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द सिटीजन। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया इसलिए गया है कि वो जो सिटीजन्स, जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनके राइट्स को सेव करता है। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ए सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री एंड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जिसको जो है बच्चे क्या है, कंट्री को भी और कंट्री में रहने वाले पीपल को भी और गवर्नमेंट, इन सभी को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है। ध्यान से समझिएगा बच्चे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, गारंटी लेता हूँ। और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो बहुत। देखिए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा क्या क्या फंक्शन है उन चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर। देखिए ये लाइन ना जितनी छोटी लग रही है आपको, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो उतनी ही लंबी है। आप समझिएगा, इसको मैं इंडिया के एग्जांपल समझाता हूँ। इंडिया इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी कंट्री। आप देखेंगे छोटी छोटी जगह पे हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है, रिलीजियस चेंज हो जाती है, कास्टिज्म चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा क्या है हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है बच्चे। तो इतनी डाइवर्सिटी को एक साथ रन करने के लिए डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बच्चे कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है डिफरेंट पीपल्स के बीच में। ठीक है,
इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक विच डिसीजन। देखिए ये क्या करता है बच्चे, एक स्पेसिफिक बनाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी। इसको कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट ले डाउन लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट ऑफ द सिटीजन। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रखता है बच्चे, बांध के रखता है, और जो कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। डेफिनेटली ये पीपल्स को एस्पिरेट करता है कि आप एक किसको, जो आपकी सोसाइटी है किसको एक अच्छी सोसाइटी में कन्वर्ट करें। आपको मेरे हिसाब से फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बच्चे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखा है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत हेडिंग्स हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा क्लियर। ठीक है, और कमेंट जरूर करके जाइएगा, बताइएगा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अप अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी जब इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। आप सभी को पता है इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया का पार्टीशन हुआ। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद बेटा जो जम्मू कश्मीर है वो अलग था। ठीक है, हैदराबाद यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूँ, हैदराबाद की टेरिटरी अलग थी। हैदराबाद के निज़ाम थे वो अपने आप को भारत से अलग रखना चाहते थे। राजस्थान की कुछ टेरिटरी थी वो अपने आप को अलग रखना चाहती थी। तो इन सबको मर्ज करना, एक साथ लेके आना, तो ये सबसे अपने आप में बहुत टिपिकल था। और इतनी डाइवर्सिटी भरी कंट्री को, जिसके अंदर इतने सारे रिलीजियन, इतने सारे कास्टिज़, इन सबको बांध के रखना बहुत टिपिकल होने वाला था। So it was not easy to make the constitution for a huge diversity country like India। ये मैंने आपको भी बात समझाई। पार्टीशन और रिलीजियस बेस, अभी आपको समझ में आया। जब इंडिया का पार्टीशन होता है बेटा, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, उसमें कोई कास्ट नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन देखा गया। जब पार्टीशन होता है इंडिया का, 10 लाख से ज़्यादा लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज अ टफ टू सर्टेन था, मैंने अभी बताया आपको, जिसमें छोटे छोटे राजा अपनी रियासतें करते थे, उनको मर्ज करना कहाँ पे, इंडिया के अंदर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टिपिकल टास्क था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इजीली पूरा कर लेते हैं। इसलिए उनको कहा भी जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एट टू। देखिए ध्यान रखिए, उस टाइम पे हमारी कंट्री का फ्यूचर ऐसा नहीं लग रहा था जैसा आज के समय पे लगता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत जल्दी डेवलप भी होगी, हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एनेक्सियस अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ नेशन। डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है बेटा, उन्हें बहुत डर था कि फ्यूचर में कंट्री का क्या होगा। एट प्रेजेंट पे इतनी दयनीय स्थिति है भारत की। ठीक है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है भारत पे। बस अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेज चले गए छोड़ के, लेकिन उस टाइम पे कंडीशन क्या है, बहुत टिपिकल है किसकी, इंडिया की। और हमारे लीडर्स आके हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से संभालते हैं, और इतना बड़ा, इतना बेहतरीन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्या लिखा है कि सर्कमस्टांसिस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से सर्कमस्टांसिस को जो है फेस करना पड़ता है इन्हें, देखिए। इंडिया वाज स्टिल द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अभी भी इंडिया किसकी बेटा कॉलोनी है, ब्रिटेन की। पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द रिलीजियस बेसिस, सबसे बड़ा जो है बेटा सर्कमस्टांसिस कह सकते हैं। लार्ज स्केल वायलेंस, बहुत बड़ा वायलेंस भी होता है, एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स वर किल्ड। नेक्स्ट लिखा बेटा, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। आप देखिए रिफ्यूजी प्रॉब्लम आप अभी भी देख रहे हैं, बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया में अभी भी कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, रिफ्यूजीज आ रहे हैं। ठीक है, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इकोनॉमिकली ए पुअर कंट्री, बहुत उस टाइम पे हमारी कंट्री बहुत पुअर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी मेरे हिसाब से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों का टाइम भी कम वेस्ट हो। यूट्यूब की आप जो है आपके पास फंक्शन है, उसको जो है आप तेज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चे कि बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। कह रहा है इन 1928। देखिए अभी हमारा देश 1947 में आज़ाद होगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों को दिख गया है, हमारे जो नेशनल कांग्रेस है उसको समझ में आ गया है कि हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं आज़ादी मिलने वाली है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। याद रखिएगा सबसे पहले ड्राफ्ट में कौन आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और टाइम पीरियड है आपका 1928। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका कि एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 द लीडर डिसाइडेड ऑन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा या वो दिखेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे बेटा, कराची सेशन में।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो आप सभी को पता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी कंट्री में 18 एज से ऊपर के पीपल्स हैं उन सभी को क्या होगा बेटा, वोट का राइट्स होगा, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वर सम important टॉपिक्स डिस्कस ऑन दिस डॉक्यूमेंट। Many of our leaders were inspired by the ideas of the French Revolution, the Socialist Revolution of Russia, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the USA। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे, ये हैं सोर्सेज जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प मिली। ठीक है, अच्छे समझिएगा इन चीज़ों को। फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हमने बहुत हेल्प ली है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो असेंबली है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी है बेटा, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ India. So the Constitution of India was written by Constitutional Assembly comprising 299 members. It was adopted on November 26, 1949। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया बच्चे, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखिएगा इस वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बच्चे कौन थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा चेयरमैन कौन है बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ड्राफ्टिंग कमेटी। ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट वाज presented and every word spoken in the Constitutional Assembly has been recorded and preserved। जितने भी वर्ड्स बोले गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन सभी को रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व करके रखा गया कि ये सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहने वाला है डाटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, अब देखिए किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड होगा और कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अडॉप्शन कब तैयार कर लिया गया है, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट ईयर यानी कि like 1 month बाद after the Constitution of India was implemented on 26 January 1950। to mark this way we celebrated 26 जनवरी रिपब्लिक डे एवरी ईयर। आपको पता है 26 जनवरी 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, तभी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। देखिए कितना बढ़िया हेडिंग है। नेक्स्ट कुछ नहीं छूटेगा बेटा, कुछ भी, एक एक चीज आपके, एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। कह रहा है लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो। देखिए लगभग कहना चाह रहा है कि इतने टाइम पहले लगभग जो है हम लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम। देखिए याद रखिएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस पर किसी ने भी कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, एक तरीके से उसके अंदर किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली, हमने उसको प्रॉपरली क्या करा, एक्सेप्ट करा। नो लार्ज सोशल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन इट्स लेजिटिमेसी, किसी ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि इंडिया इज अ वास्ट डाइवर्सिटी कंट्री। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे बच्चे उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के पीपल्स, डिफरेंट क्लासेस के पीपल, डिफरेंट रिलीजियस के पीपल, सभी लोगों को जो है उसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी दी गई, सभी को रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहने वाले हैं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड from several constitutions of the world. Our constitution is more flexible than rigid. Required constitutional amendment can be incorporated. Provision of fundamental rights and fundamental duties, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी हमारी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी शो किया गया है। प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको भी देखा गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैं आपको समझा चुका हूँ कि 18 ईयर से ओल्ड पीपल्स को क्या रहेगा बेटा, वोटिंग्स का राइट रहेगा। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसको रखा गया कि गवर्नमेंट कैसी रहेगी, पार्लियामेंट फॉर्म में रहेगी। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी। ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर रखी गई, ये हमारे फीचर्स है किसके, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चे क्या है, ये वर्ड में अपने आप में ही एक ताकत रखता है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, बदलाव। देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पीपल्स थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी कमेटी, उन्होंने कभी इस बात पे ये घमंड नहीं किया कि जो मैंने लिख दिया वो बिल्कुल सही है। उन्हें पता था कि आगे चल के आगे की समय की कंडीशन क्या होने वाली है, चेंज होगी, तो उन्होंने लिखा उसके अंदर कि क्या आप आगे जाके जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडेड कर सकते हैं। तो बेटा अमेंडेड का मतलब यही होता है कि इट इज़ अ टर्म विच मीन्स चेंज और मॉडिफिकेशन। इट इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विथ चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, ट्रीजन। क्या लिखा है बच्चे, ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है एक तरीके से कानाफूसी करना। क्या, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब कि एक राजा का दूसरी कंट्री के साथ बिट्रे करना, बातचीत करना अगेंस्ट अपनी कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे आपकी, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए मैं आपको बताया अभी अमेंडमेंट वर्ड पढ़ा आपने। सो एज constitution is a highly detailed document, it's need to be amended regularly to keep it up to date विद द चेंज टाइम। समय के साथ साथ जो है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होना चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं है। दोज हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट इट मस्ट बी in accordance with people's aspiration and changes in the society, definitely. So the makers of the constitution made a provision for making such amendment to the constitution from time to time. These changes are called the constitution amendment. इन changes को क्या कहा गया, constitution amendment कहा गया। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट, हम हेडिंग है हमारी प्रीएम्बल। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से आपको समझना है। What is the meaning of preamble? Preamble is an introduction to the constitution which contains the ideas and the basic principle of the Indian constitution. देखिए बच्चे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मोटी किताब है, बुक है, ठीक है, रूल बुक है। अगर आपको उसको समझना है तो जस्ट एक पेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग प्रीएम्बल पेज। वो आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, और वो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। दैट इज अ प्रीएम्बल। पर्पस ऑफ प्रीएम्बल, बेटा प्रीएम्बल का क्या पर्पस है ये आप समझिए, कि इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी। ये वो चीज़ है प्रीएम्बल जो आपको बताता है कि कहाँ से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया और क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझाना चाहता है। कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के वासी हैं, ठीक है। द स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। बच्चे मेरे हिसाब से इस चैप्टर की कोई भी हेडिंग, कोई भी पॉइंट्स नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स बच गया है, कोई टॉपिक रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ सभी को वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। पूरी वीडियो देखनी है आप सभी को, और जल्दी से जो है चैनल को मोनेटाइज कराओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।